Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 13th of June 2022, Monday. Motivation of the day is be sure you put your feet in the right place and then stand firm. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4 of Business Standard. Goyal backs people first approach to world trade. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसको MC12 के भी नाम से आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे। उस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने संडे को वर्ल्ड को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। मिस्टर गोयल के अकॉर्डिंग the rich countries or the rich individual should care for the people. हालांकि अगर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में हमेशा ये एलिगेशन लगता रहा है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा फेवर करते हैं इन कंपैरिजन टू द थर्ड वर्ल्ड और पुअर कंट्रीज़, और कई बार इसको लेकर के रिफॉर्म्स का भी कॉल किया है। इंडिया जैसे कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल रिजल्ट्स देखने को या रिफॉर्म्स देखने को नहीं मिले। तो MC12 में जो हमारे मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ आने को बोला जस्ट टू डिलीवर द सॉल्यूशंस टुवर्ड्स द पॉली क्राइसिस द वर्ल्ड इज फेसिंग। और मिस्टर गोयल के अकॉर्डिंग जितने भी रिच कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एफ्लुएंट कंट्रीज़ हैं, दे शुड इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्फ ऑन द इशू ऑफ कोविड वैक्सीन इक्विटी। कोविड वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी को लेकर के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, ऐसे कंट्रीज़ जो कि एफ्लुएंट हैं इन टर्म्स ऑफ द कोविड वैक्सीन, उसको लेकर के हमारे जो मिस्टर पीयूष गोयल हैं उन्होंने बोला है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं दे शुड इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्फ फॉर लेटिंग डाउन द poor and developing countries amid the lack of consensus on the issue of COVID-19 vaccine. क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन की एक्सेसिबिलिटी को लेकर के, अवेलेबिलिटी को लेकर के, प्राइसिंग को लेकर के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं जब से वैक्सीन रोल आउट हुई है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है हमारे मिनिस्टर ने, दैट इज़ पॉली क्राइसिस। पॉली क्राइसिस मतलब बहुत सारे चैलेंजेस, मल्टीपल चैलेंजेस दैट वर्ल्ड इज़ फेसिंग राइट नाउ। पैंडेमिक से ये एरा स्टार्ट हुआ और पैंडेमिक के बाद इस समय इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इन सारे डोमेन में जो क्राइसिस हैं वो देखने को मिल रही हैं। दैट इज़ व्हाई दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड एज पॉली क्राइसिस। बहुत ज़्यादा डिटेल में, टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे। बेसिकली इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिस्क emerging within one natural, technological or social system with impacts extending beyond that system to endanger the functionality of the global economy as a whole. तो पॉली क्राइसिस सिंपली अगर मैं समझाऊं तो मल्टीपल चैलेंजेस जो वर्ल्ड इस समय फेस कर रहा है जो कि पैंडेमिक से स्टार्ट हुए हैं। और यहाँ पर हमारे जो मिनिस्टर उन्होंने इस पर्टिकुलर बात को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया कि पैंडेमिक ने इस पर्टिकुलर पॉली क्राइसिस सिचुएशन को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन कंट्रीज़ को करना चाहिए कि वी आर पार्ट ऑफ द वन अर्थ and that therefore the importance of one earth, one health can be understood with the scenario of पैंडेमिक। तो वन अर्थ वन हेल्थ का स्लोगन दिया जस्ट फॉर कॉलिंग द ग्लोबल सॉलिडिटी एंड कलेक्टिव एक्शंस फ्रॉम द मेंबर नेशंस। और कुछ WTO पर भी एलिगेशन लगा एज अ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन। WTO ने कभी भी अपनी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पैंडेमिक के टाइम में अच्छे से फुलफिल नहीं करी। कुछ कंट्रीज़ थे जहाँ पर मेडिकल सप्लाई सरप्लस थी, जबकि कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे जहाँ पर मेडिकल प्रोडक्ट्स, मेडिकल सप्लाईज, ड्रग्स जो हैं वो सफिशेंटली अवेलेबल नहीं थे। तो हैव्स और हैव्स नॉट का जो डिफरेंस है पैंडेमिक के टाइम में वो और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा विजिबल हुआ, जिसकी वजह से नाउ each and every country, whether it is a rich or poor, should need to understand that there is a one earth and one health system. If one country is suffering, the other cannot be untouched from the impact of that suffering. And for that, Mr. Goyal asked for finding a permanent solution, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो पैंडेमिक है ये अब आखिरी पैंडेमिक नहीं थी, इसके बाद पैंडेमिक नहीं आएगी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। देयर इज अनफोर्सीन थिंग्स, अनफोर्सीन चैलेंजेस, दैट इज व्हाई
few issues needed to be resolved, that food security का परमानेंट सोल्यूशन, मेडिकल सप्लाईज को लेकर के परमानेंट सोल्यूशन, और जिस तरीके से फूड के प्रोसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इससे जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़, उनका सर्वाइवल क्वेश्चन मार्क पर हो गया। इसको लेकर के एक परमानेंट सोल्यूशन लाने की बात कही है हमारे मिनिस्टर ने MC12 में, दैट इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO। तो WTO का एज अ फोरम यूज़ किया है। इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ हैं जो कि WTO के उस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड ही हैं, उसको भी हम इसी सेक्शन में कवर करेंगे। देख लेते हैं दूसरी न्यूज़ क्या है। एक्सपोर्ट्स कर्ब कैन ब्लो अप ग्लोबल फूड क्राइसिस, DG। तो पैंडेमिक के बाद से जिस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए कई सारे कंट्रीज़ ने, इंक्लूडिंग इंडिया, कई सारे कंट्रीज़ ने एक्सपोर्ट पर, इस मोर स्पेसिफिकली फूड ग्रेन के एक्सपोर्ट पर, फूड आइटम्स या फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, बहुत सारे कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया बिकॉज ऑफ द शूटिंग प्राइसेस एंड रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन। इसी इशू को लेकर के जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने संडे को बोला कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, मेंबर नेशंस हैं, दे शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन एज सच मेजर्स व्हेन इम्प्लीमेंटेड बाय countries can definitely exacerbate the ongoing global food crisis। तो पैंडेमिक के बाद जो फूड क्राइसिस हुई है उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देगा ये एक्सपोर्ट बैन। तो बेसिकली जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने मेंबर कंट्रीज से बोला है कि वर्ल्ड इस तरह के जो फूड क्राइसिस हैं वो पहले भी फेस कर चुका है। यू ऑल हैव सीन द इम्पैक्ट ऑफ फूड क्राइसिस, और इस तरह के एक्सपोर्ट बैन के डिसीजंस दे आर जस्ट गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस, और हो सकता है जो फूड है वो अवेलेबल ही ना रहे, एक्सेसिबल ही ना रहे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को, जैसे कि जो मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनका सर्वाइवल क्वेश्चन मार्क में टर्न अप हो जाएगा। इसी को लेकर के मेंबर कंट्रीज़ को कॉल अप किया है कि दे शुड रिकंसीडर देयर इम्पोर्ट बैन डिसीजन। तो बेसिकली इंडिया को टारगेट करते हुए ये मैसेज सेंड किया WTA के डायरेक्टर जनरल। रिसेंटली इंडिया ने वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। हालांकि कई सारे कंट्रीज़ ने रिक्वेस्ट भी करी इंडिया से कि इस बैन को रिमूव किया जाए। फिलहाल के लिए अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया है इंडिया के साइड से। इसके अलावा एक और न्यूज़ है जो कि इसी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है, एक्सपर्ट ओपिनियन है। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मीट। सो मिस्टर TNC राजगोपालन का ओपिनियन है इस पर्टिकुलर WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पर, और उनके अकॉर्डिंग कि जो कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्टर की जो कॉन्फ्रेंस चल रही है 12 जून से लेकर के 15 जून तक, इस 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कोई बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल रिजल्ट्स या रिफॉर्म्स देखने को नहीं मिलेंगे। एज पर हिम देयर इज़ अ amid low expectation from this ministerial conference or from this meet, क्योंकि ऑलरेडी जो वर्ल्ड है वो इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन, पैंडेमिक, स्लो ग्रोथ मोमेंटम, रशिया यूक्रेन वॉर, फूड क्राइसिस, डिस्ट्रेस, डिटोरिएटिंग रिलेशनशिप, इस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो फेस कर रहा है। तो इस ड्यूरेशन में मीटिंग, इस तरह की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग रखी गई है ट्रेड मिनिस्टर्स के बीच में WTO मेंबर्स कंट्रीज़ के, दैट इज़ नॉट गोइंग टू जनरेट एनी सब्सटेंशियल, एनी सिग्निफिकेंट आउटकम एज पर मिस्टर TNC राजगोपालन। और इसी को लेकर के उन्होंने बोला है कि जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, बड़े कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, चाइना, दे शुड कम टुगेदर टू फाइंड आउट द अदर सोल्यूशन। क्योंकि जो मल्टीलैटरल सिस्टम है, जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, फिलहाल के लिए इनसे बहुत ज़्यादा आउटकम देखने को नहीं मिलेगा। तो ही इज सेइंग दैट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 of Business Standard. US hopes to kick off trade talks under IPEF soon. इस न्यूज़ को सीधा कवर करने का मेरा रीज़न ये था कि यहाँ पर हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF के बारे में डिस्कस करें। इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़ चैनल, यू मस्ट बी नोइंग कि IPEF एक इतना इम्पॉर्टेंट
फोरम है, मल्टीलैटरल फोरम है यूएस के लिए, क्योंकि यूएस ने रिसेंटली इंडो पैसिफिक डील से एग्जिट किया था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में, और उसके बाद से यूएस का जो डोमिनेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में वो रिड्यूस हुआ था, और उसको रिवाइव करने के लिए यूएस जो है वो क्वाड जैसे और बहुत सारे अदर फोरम्स जो हैं उनको इनिशिएट कर रहा है, डेवलप कर रहा है, प्रेसिपिटेट कर रहा है। उसी के लाइन में तो ये जो 14 मेंबर का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जिसको हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के नाम से भी जानते हैं, IPEF इज़ द शॉर्ट फॉर्म। सो IPEF की फर्स्ट जो इनफॉर्मल मीटिंग है वो पेरिस में हुई, और इस मीटिंग के ड्यूरेशन में जो यूएस है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इज एक्चुअली होपिंग टू स्टार्ट द नेगोशिएशन ऑन द trade pillar that would include the contentious issues such as labor and environmental standard, जो कि इन 14 मेंबर कंट्रीज के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, कंटेंशियस इशूज है, लेबर का मूवमेंट और इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल कंसर्न। तो अभी पेरिस में जो मीटिंग हुई, इनफॉर्मल मीटिंग, यहाँ पर यूएस ने कोशिश करी, यूएस ने होप किया, यूएस ने इनिशिएट किया नेगोशिएशन को, बेसिकली ट्रेड पिलर से लेकर के ट्रेड नेगोशिएशन, ट्रेड डील को लेकर के, जहाँ पर इन सारे कंटेंशियस इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए। हालांकि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया भी इसका मेंबर कंट्री है, बट इंडिया इस पर्टिकुलर इनफॉर्मल मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि जो हमारे मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, वो WTO की कॉन्फ्रेंस, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे। हालांकि उनके साइड से एक रिप्रेजेंटेटिव जो मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस पर्टिकुलर इनफॉर्मल मीटिंग में। और इसके बाद एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के अकॉर्डिंग अभी इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि इंडिया इस पर्टिकुलर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के जो ट्रेड पिलर्स हैं इन पर नेगोशिएट करेगा, इसमें पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि यूएस का कहना है कि जो ये ट्रेड पिलर है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे दैट विल बी अनकन्वेंशनल। जो पहले जो होते ट्रेड एग्रीमेंट FTA PFA होते हैं उनकी तरह नहीं होगा, देयर विल बी अनकन्वेंशनल, डिफरेंट टाइप्स के एग्रीमेंट्स होंगे। और इंडिया अभी भी इस पर्टिकुलर डोल्टम सिचुएशन में है कि इंडिया एक्चुअली इस ट्रेड पिलर में पार्टिसिपेट करे कि ना करे। क्यों? क्योंकि इंडिया को पहले एनालिसिस करनी पड़ेगी कि 14 मेंबर कंट्रीज के साथ इंडिया का जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, या हम सीधे बोलें एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो कैसा है, कितनों के साथ इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है, कितनों के साथ इंडिया ट्रेड सरप्लस सिचुएशन में है, और इस ट्रेड डील में पार्टिसिपेट करने से इंडिया को बेनिफिट होंगे या इंडिया को लॉस होगा। तो फिलहाल के लिए इंडिया का जो स्टैंड है वो अभी इस नेगोशिएशन पे क्लियर नहीं है कि इंडिया इस नेगोशिएशन को, ट्रेड पिलर के नेगोशिएशन को ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। लास्ट मंथ इंडिया ज्वाइन द 13 अदर कंट्रीज टू एस्टैब्लिश दिस IPFE लेड बाय द US, simply to counter the China's growing dominance into Indo-Pacific region। क्वाड की मीटिंग के आसपास ही हुई थी मीटिंग, और इंडिया ने कहा था कि इंडिया IPEF तो ज्वाइन कर लेगा, बट ट्रेड पिलर्स ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, इसको लेकर के अभी क्वेश्चन मार्क है, इसको लेकर के अभी अनसर्टनिटी बनी हुई है। इंडिया के अलावा और कौन से मेंबर कंट्रीज हैं तो हमने डिस्कस भी किया था। इफ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग न्यूज़ चैनल यू मस्ट बी नोइंग ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड Fiji। These are the other member countries of Indo-Pacific Economic Corridor और फ्रेमवर्क। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ईरान स्टार्ट्स ट्रांसफर ऑफ रशिया गुड्स टू इंडिया बाय यूजिंग न्यू ट्रेड कॉरिडोर। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद रशिया पर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। हालांकि इंडिया का जो स्टैंड रहा है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहा है। इंडिया ने कोई स्पेसिफिक सैंक्शन फॉलो भी नहीं किया है और कोई सैंक्शन लगाए नहीं। हालांकि इंडिया ने इस बात की ज़रूर कोशिश करी है कि इंडिया किसी भी लेवल पे ऐसे ना प्रेजेंट हो इंटरनेशनल लेवल पे कि वो इस पर्टिकुलर वॉर को, रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। तो बहुत सारे बाईलैटरल अरेंजमेंट्स भी इंडिया ने रिवाइव किए हैं जस्ट टू इंश्योर द नेशनल इंटरेस्ट एटमोस्ट, कि रशिया के साथ हम बिजनेस भी करें और हम ऐसा भी ना लगे कि हम उस पर्टिकुलर वॉर को फंड कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि कहीं पर भी हमारा जो इंटरेस्ट है वो हॉट ना हो, कि जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल और अदर कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और रशिया एक इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के कहने पर इंडिया डेफिनेटली रशिया से कट ऑफ नहीं हो सकता।
और recent news के according, Iran state-run shipping company said it started its first transfer of Russian good to India using the new trade corridor that transit the Islamic Republic and Iranian port as per the officials. इस न्यूज़ को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है कि बेसिकली ये ईरान का यहाँ पर क्या रोल है, और इंडिया अगर कोई गुड ले रहा है रशिया से तो उसमें ईरान कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है। अगर आप देखें तो इंडिया का ईरान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहा है, स्पेशली बहुत सारे पोर्ट्स के फॉर्म में, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है दैट इज़ नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, जिसमें एक ईरान बहुत इम्पॉर्टेंट लिंच पिन है इंडिया और रशिया, या इंडिया अगर हम ना बोलें एशियन मार्केट और एशियन एक्सपोर्ट मार्केट टू रशिया, क्योंकि रशिया और इंडिया के बीच में अगर आप मैप देखें तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं कभी पाकिस्तान या अफगानिस्तान या ईरान का रूट इंडिया के कार्गोज को अडॉप्ट करना पड़ता है, और इसीलिए इंडिया एक नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर NSTC को डेवलप कर रहा था। हालांकि पैंडमिक के ड्यूरेशन में ये जो डेवलपमेंट है ये थोड़ा सा हॉल्ट रहा, और ईरान भी चाहता था फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर कॉरिडोर को, ट्रांजिट कॉरिडोर को रिवाइव किया जाए, जिससे कि ईरान की डेफिनेटली, ईरान जो है एक लिंच पिन है, तो ईरान की जो इकॉनमी है वो उससे बेनिफिट होगी। और जिस तरीके से रशियन गुड्स सर्विसेज और ऑयल पर वेस्टर्न सैंक्शन लगे हैं, उसके बाद से ईरान को इस पर्टिकुलर नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर को लेकर के और ज़्यादा कीन इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। क्यों? क्योंकि इट विल वर्क एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर फॉर कनेक्टिंग द रशिया विद एशियन मार्केट, वो चाहे इंडिया हो या अदर एशियन कंट्रीज़ हो। उसी को लेकर के अब फिलहाल के लिए ईरान ने बोल दिया कि ईरान जो है वो अपना फर्स्ट ट्रांसफ़र इनिशिएट करेगा रशियन गुड्स को इंडिया के पोर्ट तक पहुंचाने के लिए, एंड द रशियन कार्गो कंसिस्ट ऑफ 40 फूट कंटेनर्स ऑफ वुड लैमिनेटेड शीट्स वेइंग अप्रॉक्सीमेटली 41 टन, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से डिपार्ट होकर के कैस्पियन सी तक से होते हुए ईरान के पोर्ट पर जाएगा। हालांकि रिपोर्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इस चीज़ पर कि जो ये टेस्ट कॉरिडोर है ये किस तरीके से शिपमेंट को ट्रांसफ़र करेगा, क्या इनिशियल पायलट सिस्टम होगा, इस पर अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। बट जो रूट बोला जा रहा है दैट इज फ्रॉम Astrakhan, the cargo which crossed the length of Caspian to the northern Iranian port, that is Anzali, will be transferred by road to the southern port of Bandar Abbas on the Persian Gulf. So this will be the route followed. If you want to understand this route, you can see the map. And from this Persian Gulf port, now it will be loaded on the shipments to send to the Indian port, that is Nhava Sheva. And this all transportation could be coordinated and managed by the state-run Islamic Republic of Iran Shipping Line Group and its regional office in Russia. तो मैं कह सकते हैं गवर्नमेंट ओन जो शिपिंग कंपनी है वो मैनेज करेगी, ईरान की जो गवर्नमेंट ओन शिपिंग कंपनी है वो मैनेज करेगी इस इंटायर कॉरिडोर को, इस इंटायर शिपमेंट को। तो प्रॉपरली ईरानियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है इस पर्टिकुलर कॉरिडोर में, इस पर्टिकुलर शिपमेंट में। इसके अलावा ये तो बात रही पूरे कॉरिडोर की, रास्तों की, किस तरीके से रशिया का जो गुड्स है वो इंडिया तक पहुंचाया जाए चीपेस्ट वे में। इसके बाद रशिया के जो इन्वॉय हैं उन्होंने इंडिया को बोला भी कि इंडियन बिजनेसमैन के लिए, इंडिया के लिए रशिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, क्योंकि रशिया को कहीं ना कहीं रियलाइज़ है कि जिस तरह से सैंक्शन लग रहे हैं बहुत ज़्यादा देर का सर्वाइव पॉसिबल नहीं है रशिया के लिए विदाउट द वेस्टर्न कंट्रीज़। तो इंडिया की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं रशिया के लिए इस समय ज़्यादा है, और रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि चाहे ऑयल हो, चाहे कमोडिटीज हो, किसी भी तरह का जो एक्सपोर्ट है उसमें इंडिया एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर के फॉर्म में रशिया से अटैच रहे एमिड दिस क्राइसिस। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स, अपॉर्चुनिटीज़, ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो इंडिया को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वहीं पर इंडिया के जो रशिया के जो इन्वॉय हैं उन्होंने बोला कि इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ है रशिया में इफ़ दे वांट टू बी integrated with Russia. So Russia deeply cherishes its equal and respectful relation with India and multi-dimensional cooperation between the two strategic पार्टनर। और S-400 की डिलीवरी को लेकर के भी रशिया ने बोला कि जो ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी है ये बहुत जल्द ही प्रोसेस होगी। इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दिस S-400 सिस्टम, ये जब इंडिया ने
रशिया से खरीदने का जब एग्रीमेंट किया था तो यूएसए ने बहुत ज़्यादा थ्रेट किया था इंडिया को कि अगर इंडिया ने ये सिस्टम डिफेंस मिसाइल सिस्टम का खरीदा रशिया से तो इंडिया को बहुत ज़्यादा सेंक्शन फेस करने पड़ेंगे। हालांकि इस थ्रेट के बावजूद भी इंडिया ने इस डील को एग्जीक्यूट किया। हालांकि इसकी अभी डिलीवरी नहीं हुई तो उसको लेकर के भी रशिया ने बोला है कि जो S-400 है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही है और वो बहुत जल्द ही शेड्यूल टाइम पर इंडिया को डिलीवर हो जाएगा। दोनों ही कंट्रीज़ की स्ट्रेटेजिक टाइज को स्ट्रेंथन करने की पूरी कोशिश कर रहा है रशिया, जस्ट टू लीवरेज इट्स अपॉर्चुनिटी एट और जस्ट टू लीवरेज दिस रिलेशनशिप एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडियाज पर कैपिटा पावर आउटपुट रीबाउंड्स शार्पली। अब इस न्यूज़ को समझने से पहले यहाँ पर एक कुछ टर्म्स यूज हुए उनको समझना ज़रूरी है। सबसे पहला टर्म लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। लोअर मिडिल इनकम जो इकोनॉमी है वो क्या होते हैं? अगर वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के साथ जाएं तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग लोअर मिडिल इकोनॉमी एज वन ऑफ where per capita gross national income or the amount earned per person in a year is between 1,046 to $4,095 in 2020। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर किसी कंट्रीज में इंडिविजुअल 1,000 से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली $4,000 पर ईयर अर्न कर रहे हैं, दिस इज द इनकम लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन कंट्री, वो कंट्री लो मिडिल इनकम इकोनॉमी की कैटेगरी में आएगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक। माइंडेड स्टूडेंट, दिस रेंज कुड बी वेरी एज पर द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये रेंज है। अब क्वेश्चन ये उठता है हम लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी उसकी डेफिनेशन या उसकी रेंज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया इसी कैटेगरी में फॉल करता है। इंडिया इज द लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी अलॉन्ग विद द नियर बाय कंट्रीज। इसके अलावा और भी कंट्रीज जो एशिया के वो इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में इकोनॉमिक कैटेगरी में फॉल करते हैं। कौन कौन से? श्रीलंका, पाकिस्तान, मंगोलिया। तो ये सारे कंट्रीज भी लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में आते हैं। अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियाज पर कैपिटा पावर आउटपुट रीबाउंड शार्पली। So as per the recent data analysis, India's per capita electricity generation has gone further past its 2019 level than seen in many other lower middle income countries। तो बेसिकली इंडिया की पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को अदर लोअर मिडिल इनकम कंट्री से कंपेयर किया गया। अदर मीन्स लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान, मंगोलिया विच आर फेसिंग द पावर शॉर्टेज जस्ट लाइक द इंडिया। तो जिस तरीके से एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, उसके बाद से बहुत सारे कंट्रीज, मोर स्पेसिफिकली लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज आर फेसिंग द पावर क्राइसिस और द एनर्जी क्राइसिस। और इस एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन में इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो जो काउंटर पार्ट कंट्रीज़ हैं, जो अदर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनसे ज़्यादा हो चुका है, उनसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। यानी पैंडेमिक 2019 मीन्स प्री पैंडेमिक लेवल पे जो इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था, अब इंडिया उस लेवल को भी क्रॉस कर चुका है इन कंपैरिजन टू द अदर lower middle income economies। So India's per capita electricity generation is approximately up 3.8% in 2020 over 2019 लेवल। तो 2021 में इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है 2019 के कंपैरिजन में 3.8% तक इंक्रीज हुआ है। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात हो रही है एंड इट इज़ अप ओनली 0.1% ऑन एवरेज फॉर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। और अदर जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान, मंगोलिया, उनमें देखा जाए तो उनमें इट इज़ ओनली 0.2%। तो इंडिया का जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो 3.8 तक इंक्रीज हुआ है 2021 में इन कंपैरिजन टू द अदर काउंटर पार्ट कंट्रीज वेयर इट हैज़ इंक्रीज अप टू 0.2%। और 2020 में जैसे हमको सबको पता है कि इट वॉज द पैंडेमिक ईयर, इस पर्टिकुलर ईयर में इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था वो ड्रॉप किया था। और सिंपल रीज़न, डिमांड नहीं थी तो जनरेशन की भी ज़रूरत नहीं थी। और अगर जनरेशन हो रहा, डिमांड है तो जनरेशन भी होगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिवाइवल, इकोनॉमिक
ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहा है। द चेंज इन पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वास्टली डिफर्ड अमंग द अदर मिडिल इनकम नेशन, वाइल सम रिपोर्टेड अ डेक्लाइन ऑफ ओवर 10% इन 2021। तो कुछ इवन मिडिल जो लेवल के इनकम नेशंस हैं उनमें तो 2021 में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो ड्रॉप किया है। तो इंडिया के कंपैरिजन में जो अदर कंट्रीज़ में उनमें इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देखने को नहीं मिला। एंड द एनालिसिस लुक्ड एट द मीडियन नंबर फॉर 12 नेशन इन द ग्रुप इन कंपेयर्ड विद इंडिया। तो 12 कंट्रीज़ को कंपेयर किया है गया है इंडिया से इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अदर कंट्रीज़ कौन से हैं? बांग्लादेश, बोलीविया, सैल्वाडोर, केन्या, मंगोलिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, सेनेगल, तजाकिस्तान, तुनिशिया, यूक्रेन एंड वियतनाम। तो ये सारे कंट्रीज को कंपेयर किया और इसमें इंडिया जो है वो टॉप पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ tracker that is used our world in data which collected the statistics from the BP statistical review of world energy, एम्बर ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू एंड एम्बर यूरोपियन इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू। आप ये डेटा याद कर सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट को पब्लिश करता है। अब चूँकि इंडिया में अगर पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली जो पावर का शॉर्टेज है, पावर कट है, वो भी कम हुआ है। अदर कंट्रीज जो लोअर मिडिल इनकम नेशंस हैं, दे आर फेसिंग मोर पावर कट्स इन कंपैरिजन टू द इंडिया। तो कहीं ना कहीं डेटा इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया इज रिवाइविंग फ्रॉम द शॉक ऑफ द पैंडेमिक। दिस इज द ग्रोथ पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम 2019 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ 3.8 इन केस ऑफ इंडिया। जो अदर जो लोअर मिडिल इनकम पियर्स है उसमें ओनली 0.2% का एवरेज है। एंड दिस इज द इंडियाज पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल लो मिडिल इनकम कंट्रीज। तुम दे सकते हैं एक लीनियर फॉर्मेट में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। And this is the world by, these are the words by our minister. Power demand jumped by 45k MW in a year. So इंडिया की जो पावर डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है और इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो भी इंक्रीज कर रहा है। पावर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो स्टार्ट हो चुका है इंडियन इकोनॉमी में। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। बिडिंग स्कोर फॉर IPL मीडिया राइट्स टॉप ₹43K crore ऑन अ डे। फर्स्ट डे ऑफ ई ऑक्शन किसका? फॉर मीडिया राइट। किस चीज़ के मीडिया राइट? फॉर IPL इंडियन प्रीमियर लीग का जो मीडिया राइट है उसका ई ऑक्शन हुआ, संडे को कंक्लूड हुआ वो ऑक्शन। और उस ऑक्शन के अकॉर्डिंग, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग द combined value of television, TV and the digital rights surpass the 43K crore mark according to the people aware about this matter. 43K crore per day के अकॉर्डिंग ये जो ऑक्शन हुआ IPL मीडिया राइट का, ये ऑक्शन हुआ। हालांकि ये ऑक्शन किसने विन किया अभी इस चीज़ का डिस्क्लोजर नहीं हुआ है। अगर पिछले कुछ ईयर्स का कंपैरिजन करें तो 2008 से 2017 में सोनी के पास से राइट था, देन डिज्नी स्टार 2018 से 2022। नाउ दिस ऑक्शन इज फॉर 2023 टू 27, तो अप्रॉक्सीमेटली 43K पर डे के हिसाब से ये ऑक्शन हुआ। इतनी वैल्यू जनरेट करी एंड एट दिस रेट द कंबाइंड वैल्यू ऑफ TV एंड डिजिटल राइट सो फार हैज़ क्रॉस द प्रीवियस राइट्स वैल्यू ऑफ दैट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 60K। पिछली बार 16K था, इस बार डबल से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि किसने जीता है ये ऑक्शन अभी इस बात का डिस्क्लोजर नहीं हुआ है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। क्रेडिट कार्ड रूट टू UPI मे कम एट अ प्राइस फॉर मर्चेंट। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि UPI पे अब क्रेडिट कार्ड को भी लिंक किया जा सकेगा। जो पेमेंट या ट्रांजैक्शन के लिए UPI में अभी तक डेबिट कार्ड यूज़ होते थे, बट अब उस पर क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ हो सकेगा। ये रिसेंट गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी थी। बट एज पर द payment aggregator payment industry sources, the Reserve Bank of India's recent decisions to allow the credit card for the payment through unified payment interface or UPI is likely to attract a MDR, that is merchant discount rate, as per the top payment industry sources. What is this MDR? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो मर्चेंट को बेयर करना पड़ेगा। हालांकि जो स्मॉल मर्चेंट हैं उनके लिए गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी कर सकती है इस MDR पर, बट अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट अलाउ किया जाता है UPI पर
तो उसके लिए MDR अट्रैक्ट होगा. So with credit card UPI linkage, the UPI will not only work as a payment instrument but also a lending platform, क्योंकि credit card is all about the loan. ओके, जबकि डेबिट कार्ड्स होते हैं वो प्रीपेड कार्ड्स होते हैं. तो डेफिनेटली हाउ एनी बैंक कैन लेंड विदाउट अ कमर्शियल मॉडल, क्योंकि भैया कोई बैंक बिना पैसे बिना इंटरेस्ट लिए तो लेंडिंग कर नहीं देगा. तो डेफिनेटली इफ देयर इज अ लेंडिंग देयर विल बी द सर्विस चार्ज, देयर विल बी द इंटरेस्ट रेट, एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज सेड दैट MDR will be zero for the payment products but not for the lending products, and credit card is one of the lending product, and that is why MDR will be attract on this credit card linked to UPI payment. हालांकि कुछ जो स्मॉल मर्चेंट है उनके लिए कुछ डिस्काउंट गवर्नमेंट या सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं व्हाट इज दिस MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एंड दिस इज द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ UPI, जो कि हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं. लीनियर फॉर्मेट में इंक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ, एंड दिस इज द जंप इन क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर सिंस अप्रैल 2021. कुछ फ्लक्चुएशंस आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी क्रेडिट कार्ड का इशुएंस भी बढ़ रहा है, क्रेडिट कार्ड का यूज़ भी इंक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर. And this is the cost and opportunity for linking the credit card with the UPI. Let's see how industry, government and the consumer will take this particular decision. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. Tencent acquired stake in Flipkart from Benny Bansal. तो चाइनीज टेक जियांट Tencent ने फ्लिपकार्ट में भी एक सिग्निफिकेंट नंबर का या जो शेयर है बोल सकते हैं स्टेक है वो खरीद लिया है अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ में. तो वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट के जो को फाउंडर थे मिस्टर बेनी बंसल, उनके थ्रू टेंसेंट ने ये स्टेक एक्वायर किया है, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट बाय चाइनीज टेक जियांट इनटू इंडियन मार्केट. इसके अलावा अगर अदर टॉप इन्वेस्टमेंट को देखा जाए टेंसेंट का, तो बाईजूस, ड्रीम स्पोर्ट, फ्लिपकार्ट, ओला, स्विगी, आईबीडो, खाता बुक, माईगेट, प्रॉक्टो, शेयरचैट, जितने भी सिग्निफिकेंट टेक कंपनीज हैं उसमें चाइनीज जियान की प्रेजेंस है. हालांकि इंडियन गवर्नमेंट के लिए इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, लेकिन फिर भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस के बावजूद भी जो चाइनीज़ कंपनीज हैं, चाइनीज़ टेक जियांट्स हैं, फिनटेक जियांट्स हैं, दे आर इन्वेस्टिंग हैवली इनटू इंडियन मार्केट. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. सम स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल्स टू स्टार्ट इंटीग्रेशन विद ONDC. इस न्यूज़ को कवर करने का सीधा पर्पस मेरा यह था कि हम ONDC को कवर कर पाएँ, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. जिस तरीके से UPI लाया गया था सारे डिजिटल पेमेंट्स को एक तरीके से इंडियन पेमेंट सिस्टम से प्रमोट करने के लिए, उसी तरीके से ONDC भी गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस प्रोग्राम है. इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. जिस तरीके से डिजिटल कॉमर्स ई कॉमर्स इंडिया में पेनिट्रेट कर रहा है उसको देख करके तो क्लियर है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आगे आने वाले टाइम में डिजिटल कॉमर्स का ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है और गवर्नमेंट में ही इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को टैप अप करना चाहता है. बेसिकली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनीज़ का डोमिनेंस है, फॉरेन कंपनीज़ का डोमिनेंस है डिजिटल कॉमर्स में, ई कॉमर्स में, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है. So it's a government non-profit section 8 company established by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. So DPIIT का ये establishment है under the section 8 of the Company Act. Why? To develop the open network for ई-कॉमर्स. तो ओपन नेटवर्क ई कॉमर्स, और इसको फाउंड कब किया 2022 में, डेफिनेटली इसी साल फाउंड हुआ है और इस साल लॉन्च भी हुआ है. And this ONDC is a network based on open platform that will enable the local commerce across the segments such as mobility, grocery, food delivery, hotel booking, travel, among the others. So to be discovered and engaged by any network enabled application. और इसी के लिए Amazon, Flipkart जैसे जो भी companies हैं, they are also trying to integrate their portal with ONDC. तो बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो भी इस पर्टिकुलर पोर्टल में इंटीग्रेट करने वाली हैं अपने ऑनलाइन और डिजिटल कॉमर्स के डिफरेंट जो पोर्टल्स अवेलेबल हैं. तो सम स्टेट गवर्नमेंट्स आर लुकिंग टू इंटीग्रेट देयर पोर्टल्स एंड ऑल्सो गेट माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इन देयर स्टेट्स ऑन दिस पर्टिकुलर ONDC विच इज सेट टू रोल आउट बाय इन द मंथ ऑफ अगस्त. तो अगस्त में ये प्रॉपरली रोल आउट होगा. अभी पायलट टेस्टिंग चल रही है.
6 कंपनीज ऑलरेडी इसमें इंगेज हो चुकी हैं इस पायलट टेस्टिंग में। अगस्त में इसका फुल फ्लेज रोल आउट होगा और इसी के लिए बहुत सारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जो छोटे छोटे ई कॉमर्स नेटवर्क हैं, दे ऑल आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट देयर पोर्टल विद दिस ONTC. So if you are preparing for any competitive exam, you must go with the details of ONTC. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.